हमारी जो अगली चर्चा है ना वो किसको लेकर के, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं याद दिलाऊं तो अगर मैं यहाँ पर सपोज काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखना चाहता हूँ जब दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो पहले तो क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे कोलिजन होगा तो एनर्जी कम होने लग जाएगी। एनर्जी कम हो रही है ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन। जब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा होगा तो एनर्जी लगातार क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, और उसके बाद ये एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। ये हो रहा है रिफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, रिफॉर्मेशन। लेकिन इलास्टिक में तो क्या होता है, वापस वहीं पहुंच जाती थी, लेकिन यहाँ वापस वहां नहीं पहुंच पाई। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी से तुम पहले बराबर कर देते थे, आज बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। ये है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपको जो दिया हुआ है इसकी करस्पॉन्डिंग, दिस इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो ये है डिफॉर्मेशन की कहानी, ये लिख देता हूँ, और ये कहानी है मैंने बॉडी डिफॉर्म हुई है, फिर रिफॉर्म तो हुई, लेकिन रिफॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी का क्या हो गया है, लॉस। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व है। यहाँ पर गारंटी है इस बात की कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की लॉस। ठीक, कुछ ना कुछ अदर फॉर्म्स में चला जाएगा। अब जैसे कि ध्यान से देखना, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मान लो यहाँ पर एक m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v2 से मूव कर रहा है, कोलिजन हुआ इनइलास्टिक। कोलिजन के बाद m1 का वैल्यू है v1 डैश, और m2 का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, v2 डैश। ठीक, वही मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमसे ये बोला जाए कि भैया v1 डैश और v2 डैश निकाल दीजिए। वी नीड अ टू इक्वेशंस, इतनी इक्वेशन चाहिए। तो देखो क्या मैं यहाँ मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? कितने लोगों को लगता है कि कर सकते हैं या नहीं? कितने लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों, किस बेसिस पे? कर सकते। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ये हमें देखना ही नहीं है वो कोलिजन कैसा है। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए तो हम ये चेक करते हैं सर कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है या फिर नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं m1 और m2 को अपना एक सिस्टम मान लेता हूं, तो इस पूरे सिस्टम पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? If I say that is A and that is B, हमारा सिस्टम है A plus B, हमारा सिस्टम क्या है A plus B। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये चेक करते हैं कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैं कहूंगा कि यार पहली इक्वेशन तो हम बना सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो मैं लिखूंगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर क्या लिखेंगे, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कहां से आई, E वाली से, आज इसका यूज ले। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, E is equals to v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय, अगर 2 माइनस 1 कर दिया तो ये 1 माइनस 2। क्या ये टर्म आप लिख पाएंगे? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तुम्हें इस बात को लेकर के कंसर्न नहीं रहना कि 2 में से 1 को माइनस करूं या 1 में से 2। बस याद रखना कि अगर तुमने ऊपर 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो नीचे 2 में से 1 को माइनस कर दो, क्योंकि रेशियो निकालना है तो नेगेटिव साइन वैसे ही कैंसिल आउट हो जाए। बी केयरफुल, ऑलवेज पुट v1 dash v2 dash v1 and v2 with proper sign।
because these are not the speeds, these are the velocities. This is the coefficient of rush distribution. तो दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम अपनी फाइनल वेलोसिटीज तक पहुंच सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन के प्रोफाइल की क्वेश्चन को कैसे करना है। पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, एनर्जी का लॉस होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे इन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो फोर्सेस का नेचर कंजर्वेटिव हो गई नहीं। अगर कंजर्वेटिव नेचर होता तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होता, या फिर वो हमें वापस मिल जाता। क्या जो लॉस हो गया है वो वापस मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो लॉस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो लॉस हुआ है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक। बस ये बोल रहा हूं, वो अदर फॉर्म कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। इक्वेशन लिखिएगा यहाँ पे। एक 3 kg का पार्टिकल और एक 1 kg का पार्टिकल, ठीक। 3 kg का पार्टिकल जो है 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर, 1 kg का पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर। दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी। इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, ई का वैल्यू हाफ। ई का वैल्यू क्या है? हाफ। पक्का? चेक कर लो कोलिजन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये भी चेक कर लेना। एक दो बार ऐसे भी सवाल आए कि उन्होंने ऐसे एरोज बनाए, अभी मान लो पीछे वाले की 1 होती है और आगे वाले की 9 होती है, और आपसे पूछा फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तुम तो ये भी चेक नहीं करते कोलिजन होगा या नहीं होगा। चलन दो, प्लीज बी केयरफुल, पहले चेक करो। एक एग्जामिनर को पता है कि तुम कहां गलती कर सकते हो, तो वो तुम्हें ऐसा सिचुएशन भी दे सकता है कि पीछे वाले की 1 आगे वाले की 9 और दूसरी फाइनल वेलोसिटीज बता दो। और एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ था कि कोलिजन डजंट अकर, तो उसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। इधर तो होगा ना पक्का? ठीक। तो अब हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर इन दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी? हो गया सॉल्व? तो इक्वेशन बनाओगे? अपन ने मान लिया कि यार 3 kg वाले पार्टिकल की जो स्पीड है ना वो v1 डैश क्या है? v1 डैश। और 1 kg वाले पार्टिकल की जो स्पीड है ना दैट इज व्हाट? v2 डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट करना है। तो पहली इक्वेशन कैसे लिखूंगा? 3 into 9 plus 1 is equals to 3 into v1 dash plus v2 dash। क्या मैं सही सोच पा रहा हूँ? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 28। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई तकलीफ? समझ में आया? इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो है, तो एक इक्वेशन से काम चलने वाला नहीं है। एक और इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन मिलेगी कहां से?
जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा ना, वो क्वेश्चन में E का वैल्यू मेंशन करेगा। E का वैल्यू आ दिया 1/2, क्या दिया हुआ है 1/2। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। E बराबर क्या लिखेंगे, V2 डैश माइनस V1 डैश बटे V1 माइनस V2, दैट इज व्हाट E। यहां से दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, V2 डैश माइनस V1 डैश इज इक्वल टू व्हाट 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। Can you solve both the equations? Yes, sir. बताओ क्या आ रही है, V1 डैश और V2 डैश। V1 डैश 6 आ रहा है, V2 डैश चेक कर लीजिए भैया आंसर, मुझे नहीं पता, आपने बता दिया तो लिख दिया, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं आता, इसके लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। मैंने तो किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। तो क्या लगता है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? देखिए अब मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, उसमें एक आंसर 6 आ रहा है, एक आंसर 8 आ रहा है, एक आंसर 18 आ रहा है। तो मैं आपके टैलेंट के बारे में जानता हूँ कि आपकी इक्वेशन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज बहुत शानदार है। तो ऐसे गरीब भाई बंधुओं के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड निकाला गया है जिसमें हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है, मैं यहाँ पे V2 डैश की वैल्यू, जैसे कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन है, इसको लिखूंगा 1 प्लस E VCOM माइनस E टाइम्स ऑफ V2, और V1 डैश अगर कैलकुलेट करते हैं तो मैं लिखूंगा इसे 1 प्लस E VCOM माइनस E टाइम्स ऑफ V1। थोड़ा सा चेंज किया, ठीक, बाद में देखेंगे प्रूफ। अभी ये सोचो कि हाउ टू यूज दिस फार्मूला। अगर तुम याद करो कल वाला जो तुमने सिचुएशन देखी थी, वो इसी का तो स्पेशल केस है, बस वहां पे E क्या था 1। तो मैं कहूंगा वो फार्मूला याद ना करके इसको याद करो ना, क्योंकि ये याद है तो वो तो वैसे ही याद है। 1 प्लस E VCM माइनस E टाइम्स ऑफ V2, इस तरीके से हम V2 टेस्ट निकाल सकते हैं, और सिमिलरली इसी तरीके से V1 टेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहता कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो पिछले वाले केस में, तो 3 into 9 प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 7। अरे आया कि नहीं? इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। जब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा फिर V2 डैश 1 प्लस E, दैट इज व्हाट 3/2 into 7 माइनस E 1/2 into V2। V2 की वैल्यू क्या है 1। अरे ऐसा नो, सिमिलरली अब यहाँ से निकालो V1 डैश, पहले वाला टर्म दोनों में सेम रहेगा, माइनस E into V1 डैश। V1 डैश की वैल्यू कितनी थी 9, ये दिखाई दे रहा है भाई? 21/2 माइनस 1 कितना आ गया देखो 10 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड। योर चॉइस, आपका मन करे मेथड नंबर 1 यूज करें, मन करे तो मेथड नंबर 2 यूज करें। तो भाई ये है कि आपको इक्वेशंस नहीं बनानी पड़ रही, सिंपली VCM निकालो। क्या निकालो? VCM निकालो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। अरे हां है ना? प्लीज नोट डाउन, इसको याद कर लो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसमें अगला पार्ट और लिखना, सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आएगा।
कैसे निकालो? इनिशियल निकाल लो, फाइनल निकाल लो, उन दोनों का क्या निकाल लो? डिफरेंस। ये तो करोगे ना भाई? करो फिर। ये बनेगा नंबर। पहले काइनेटिक एनर्जी आ रही है पहली वाली 122, दूसरी वाली आ रही है 104। ये हो जाएगी आपकी 122, ये 104। तो देखो बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही। अब तुम्हें वो ग्राफ समझ में आ रहा होगा? पागल हो गए, इनिशियल और फाइनल, फाइनल ज्यादा कैसे होते हैं? तो बताओ इस केस में तुम्हें देखते ही समझ आ रहा है लॉस। लॉस माइनस में लिखो। अभी तुम्हें वो ग्राफ समझ में आ रहा होगा जो थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने। ये रहा वो ग्राफ। इसमें इनिशियल और फाइनल वाली सेम नहीं है। फाइनल वाली 18 कम हो गई। इनिशियल जो है 122 है, फाइनल कितनी है? 104। यहाँ पे ये लॉस क्या हो चुका है? लॉस। क्या लगता है कुछ समझ आया? इन इलास्टिक पोजीशन में इस प्रोफाइल इक्वेशंस आ सकते हैं तुम्हारे सामने। मुझे उम्मीद है सॉल्व कर दो, जब क्या डेटा चेंज करते जब सवाल पूछते जब कोई समस्या नहीं है। चलो अगला सवाल लिखो इसी प्रोफाइल में एक और। इस बार क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अंदाज बदल दिया उन्होंने क्या किया कि दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है, बॉडी ए और बॉडी बी। जरा ऑब्जर्व करो, बॉडी ए का वेलोसिटी दिया 9 मीटर पर सेकंड, बॉडी बी का वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकंड। कोलिजन हुआ ई के बारे में नहीं पता, लेकिन कोलिजन के बाद बॉडी ए का वेलोसिटी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा पहले 9 था, बाद में कितना हो गया? 4 हो गया। उन्होंने ये बता दिया। ठीक, बॉडी बी के बारे में नहीं बताया फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। नाउ सिर्फ पहला पार्ट तो ये पूछा गया, फाइंड ए पार्ट v2 डबल डैश, और बी पार्ट फिर पूछा जा रहा t, the coefficient of restitution का वैल्यू क्या हो। हो गया क्या?
यस सर। एक्चुअली V2 डबल डैश तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, फॉर्मूला बाजी में करने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम लिखोगे तो 2 इंटू 9, इसकी बात करोगे तो -1 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू V2 डैश। यहाँ से सीधे सीधे V2 डैश की वैल्यू आ जाती है कितनी, 7 मीटर पर सेकंड। लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल ले होंगे, वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आ जाएगा। जब एक वेलोसिटी पता V2 डैश आ गया, ई निकाल लो, इसकी वेलोसिटी पता चल गई ना 7, कितनी 7, सेपरेशन वाली क्या लिखोगे 7 - 4, अप्रोच वाली क्या लिखोगे 9 - 3। सही लिखा है क्या? क्यों? साइन के साथ अब सही लिखा है पक्का? जल्दी बताओ, 7 - 4 कितना आ गया 3, और 9 + 3 कितना 12, इनका वैल्यू क्या आ गया 3/4। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोसिटी। ऐसा तो देख करके समझ आ गया। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा ई बता दो, पता है सवाल में क्या लिखा होगा? सवाल में लिखेगा नेचर ऑफ कोलिजन बता दो। तो हम नेचर ऑफ कोलिजन में ई निकालेंगे, तो ई आ गया 1/4, तो तुरंत समझ में आ गया नेचर ऑफ कोलिजन कौन सा हो गया, इलास्टिक हो गया। ये है एक इंपॉर्टेंट टूल जो कि हमारी हेल्प करेगा टू फाइंड द नेचर। तब मेरा समझ में आया होगा, कर पाओगे अप्रोच? यस सर। ठीक, दैट वाज द इनइलास्टिक कोलिजन। कौन सा? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन का ये एक स्पेशल केस है जिसकी अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 0 होता है, और इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि बॉडी है, ये V1 से जा रहा था, ये बॉडी V2 से जा रहा था। जैसे कोलिजन होता है ना, तो कोलिजन के बाद कि बोथ ऑफ द बॉडी जो है ना, वो साथ साथ चलना शुरू हो जाता है, एक कॉमन वेलोसिटी। यहाँ कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, v तो तुम वैसे निकाल लो। इंटरेस्टिंग बात है कि ये कॉमन वेलोसिटी वही है जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं आपसे पूछूं ये वेलोसिटी निकालो, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन करके ऐसे तो लिखते m1 v1 प्लस m2 v2। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बराबर क्या लिखते m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट v। तो देखो यहाँ से जो v आया निकल के, ये क्या है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये v ही क्या है v com। इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्ट वाले हैं तो हम ये कह सकते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, अगर वो हेड ऑन कोलिजन है, कौन सा कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है, तो उस केस में बोथ ऑफ द बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो कॉमन होगी, और वो कॉमन वेलोसिटी किसके बराबर होगी, सेंटर ऑफ मास। अगर तुम यहाँ पर एनर्जी का वेरिएशन देखना चाहो तो मैं ये कह सकता हूँ ये वो कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा। ये सिचुएशन कैसा, गीली मिट्टी लेकर के कोई ट्रक चला तो उठा के फेंक के मार, वो टकराया स्टिक कर गया, और स्टिक करने का था ना साथ जा रहे। इस कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन तो आता है, लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद दोबारा से डिफॉर्मेशन नहीं आ पाता, क्योंकि जब बॉडी में डिफॉर्मेशन आता है, क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है, उस दौरान बॉडी के अंदर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखूं तो पता है क्या होगा, कीपिंग कांस्टेंट, कोलिजन हुआ डिक्रीज करेगा, बस यहाँ कहानी खत्म। ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
ये वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है? फाइनल। देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये मिनिमम जहां पे होता है ये, उस समय वेलोसिटी वो ये होती है सेंटर ऑफ मास वाली। तो देखो कम तो हुई लेकिन दोबारा से बढ़ी, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म तो हुई लेकिन डिफॉर्म होने का दोबारा से रिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसे कोई फोर्सेस डेवलप ही नहीं हुए जो बॉडी की शेप को दोबारा से रिगेन करने में उसकी क्या करते, हेल्प करते। तो डिफॉर्मेशन के दौरान जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ उसका कुछ भी हिस्सा वापस मिला ही नहीं। इलास्टिक में तो क्या होता था, वो पूरा का पूरा हिस्सा वापस से रिटर्न बैक मिल जाता था कि लो जाइए स्वागत है आपका, ना दिया था उतना दीजिए। ये है बिल्कुल बेईमान। इन्हें प्रॉमिस तो किया था मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, पहले डिफॉर्मेशन हुआ और डिफॉर्मेशन के बाद स्टिक कर गए, तो दोबारा से बॉडी रिफॉर्म हुई ही नहीं और हमेशा के लिए इस कॉमन वेलोसिटी से ये क्या करने लगे, मूव करने लगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी का लॉस जनाब सबसे ज्यादा होगा। क्या लग रहा है, कुछ समझ आया? मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, देखिएगा कि अगर मान लो मेरे सामने कोई भी सवाल आ जाए, मान लो एक बॉडी है 2 kg की, वो आगे की तरफ मूव कर, सपोज कितने से 3 मीटर पर सेकंड। ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड। मान लो इनमें कोलिजन हुआ परफेक्टली और आपसे पूछा जाए कि बताओ फाइनल वेलोसिटीज क्या होगी, मुझे लगता है तो सबसे आसान है, तो आप क्या निकाल लो, VCF। यहाँ पे तुम सीधे सीधे बोल दो VCF निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। पहले बोलते 2 into P minus 1 into 3 divided by 2 plus 1 कितना आ जाएगा, V है 1। हम ये कह सकते हैं कि कोलिजन के जस्ट बाद 2 और 1 दोनों एक साथ चलेंगे, V0। और अगर कोई जनाब आपसे ये बता दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, क्या निकाल पाओगे? बहुत आसानी से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हाफ 2 into 3 का होल स्क्वायर, यस और नो, प्लस हाफ 1 into 3 का स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहोगे लिखोगे हाफ टोटल मास इनटू 1 का स्क्वायर। कि यहां से तुम काइनेटिक एनर्जी का लॉस लिख लो। इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लॉस है यही लॉस मैक्सिमम होगा, ये लॉस क्या होगा, मैक्सिमम। ये हो गया 3/2 और ये कितना था, 23/2 कितना आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है यहाँ। आपको याद होगा कि इलास्टिक कोलिजन में मैं आपसे पूछता था कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है? yes, तो उस समय आप क्या करते थे, बोथ ऑफ द बॉडीज को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलाते थे, क्योंकि उसी समय मिनिमम होता था। लेकिन उस केस में वो दोबारा से रिगेन कर लेता था, तो इनिशियल बराबर फाइनल होता था इलास्टिक में। लेकिन आज वो दोबारा से रिगेन नहीं कर पा रहा, तो एक बार डिफॉर्मेशन हुआ और वो हमेशा उसी कॉमन वेलोसिटी से चल रहा। तो यहाँ तो आपको कुछ करना ही, मुझे लगता है ये सबसे आसान है, क्योंकि इसमें तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम। तो यहाँ तो 2 इक्वेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि फाइनली दोनों एक साथ चल रहे हैं। या हम कह सकते हैं कि इस लाइन के अलावा दोनों की वेलोसिटी वही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास।
तो आप बस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, आपका काम हो जाए। अरे क्या लग रहा है, समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, आगे बढ़ोगे? नेक्स्ट देखिएगा, स्पेशल केस। देखिए ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है, एक बॉडी जिसका मास m1 वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अनदर बॉडी जो m2 वो v2 से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है इस केस की कि भैया जो m1 है ना उसकी वैल्यू m2 के कंपैरिजन में बहुत कम है। मतलब m2 इज अ वेरी हैवी बॉडी, तो m1 जो है बहुत लाइट बॉडी, मतलब इनके मासेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब ये मान लो एक प्लास्टिक की बॉल की टक्कर हो रही है ट्रक से, इस तरह की सिचुएशन है, या एक ट्रेन से जाकर के तुम टकरा के सोचा कोलिजन कर लेते हैं, तो वो ऐसी कहानी है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि अगर ऐसा हुआ और हमसे पूछा जाए कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज बता, क्या बता दो जनाब? फाइनल। अब समझ आ रहा भाई? हमने कहा देखो तरीका वही है, अप्रोच। मैंने कहा बीसीएम लिखो, बीसीएम क्या लिखो? बीसीएम। बीसीएम की वैल्यू ऐसे लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कितने लोगों को समझ नहीं है? इसमें कुछ है ही नहीं समझने। अब क्या करो, यहां से m2 को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और m2 को नीचे वाले एक्सप्रेशन में कॉमन निकालो। अगर आप ऐसा करोगे तो देखना जैसे ही m2 कॉमन आया अंदर एक्सप्रेशन में क्या बचेगा? m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय m2 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा? m1 बाय m2 प्लस। इतने लेवल की तो मैथ्स आती होगी ना भाई? बहुत बढ़िया। m2 से m2 क्या हो गया? कैंसिल। अब इस वाले टर्म को देखो, जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन ये कहेंगे जीरो के बहुत करीब होगा। ऊपर तुम्हारा मास है, नीचे ट्रेन का मास है। ऊपर तुम्हारा मास है, नीचे ट्रेन का मास है, मतलब जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब होगा। तो मैंने कहा लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, टेंड्स टू जीरो। तो क्या ये भी जीरो कर दोगे? तो देखना क्या मैं बोल दूं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी? बस यही तुम्हें याद है। v2 किसकी वेलोसिटी है? जो हैवी मास। मतलब हम यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि अगर कोलिजन बहुत हैवी बॉडी के साथ हो रहा है, किसके साथ? बहुत हैवी बॉडी के साथ हो रहा है, तो उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी, वो किसकी? सेंटर ऑफ सॉरी फाइनल नहीं, ये क्या है? बीसीएम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली हम किसके बराबर कर सकते हैं? हैवी बॉडी के, हैवी वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। अब ये पता चल गया तो आपने मान लो कोलिजन के बाद ये पूछा गया, अच्छा ठीक है ये बता दो कि v1 डैश क्या हो, तो ऐसे तो लिखेंगे 1 प्लस e इनटू बीसीएम, लेकिन बीसीएम को क्या लिख देंगे? v2 माइनस e टाइम्स ऑफ v1। अरे हाँ है ना? और अगर मैं आपसे पूछूं v2 डैश बता दो तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस e बीसीएम। तुम देख रहे हो मैंने बीसीएम को किससे रिप्लेस कर दिया? v2 से, माइनस e टाइम्स ऑफ v2। तो ध्यान से देखना ev2 और ev2 तो क्या हो गए? कैंसिल आउट, बचा गया यहाँ v2। एक्चुअली में ट्रेन की वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो हैवी बॉडी है उसकी कोलिजन के बाद जो तुमने वेलोसिटी निकाली और कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी, क्या ये सेम है या अलग-अलग है? सेम है। v2 डैश की वैल्यू को जरा ऑब्जर्व करो, क्या ये v2 के बराबर आ रहा है? और v1 डैश की वैल्यू क्या? मुझे नहीं लगता लोग कहते हैं फॉर्मूले याद कर लो, ये याद कर लो, मैंने कहा क्या याद करोगे?
कुछ याद मत करो, बस याद रखो कि जो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली उसके बराबर कर दो जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी। ये फार्मूला सबको याद ही है। तो इस फार्मूले में जब भी VCM पुट करो, क्या पुट करो, VCM, तो हमेशा VCM V2 पुट कर दो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें सिर्फ लाइट बॉडी की ही वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हैवी बॉडी की तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी में किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं है। या हम ये कह सकते हैं परिवर्तन इतना कम होगा, मान ले ट्रेन की स्पीड जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, अब तुमसे टक्कर होने के बाद 0.00000000 जब तक जीरो लगाने लगा लो और उसका जब थक जाओ तो बाद में 1 लगा दो, इतना सा चेंज आएगा। तो चेंज को मैथ्स में हम नेग्लेक्ट, ये है स्पेशल। उससे मत सोच, अप्रोक्सीमेशन ले लिया ना मैंने, जब रहेगा लेकिन फिर तुम बराबर नहीं कर पाओगे, उस तरीके से मत सोचो। इन सवालों में जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो इवन आपको M1 और M2 का मास भी नहीं देगा। जैसे अभी तक तो क्या था, वो आपको मास बता था, अभी तो क्या बोलेगा, बस एक हैवी बॉडी के साथ कोलिजन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक लाइट बॉडी आगे की तरफ जा रही है 3 मीटर पर सेकंड, एक हैवी बॉडी है जो कि पीछे की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे E का वैल्यू दिया हुआ है हाफ, मास नहीं बताया उसमें, बस ये बताइए लाइट बॉडी और ये क्या है, हैवी बॉडी, ये आगे जा रहा है 3 से, ये पीछे जा रहा है 1 से, इन दो के बीच में कोलिजन हुआ, दो के बीच में कोलिजन हुआ, एक दीवार जो खुद चल रही है और एक पार्टिकल जो कि चल रहा है। E का वैल्यू है हाफ, E का वैल्यू क्या है हाफ। अब आपसे सवाल पूछा जाता है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन, बताओ, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बॉल का बन रहेगा, बहुत मेहनत करके आपने, उसका -3 हो जाएगा, इसका -3 सॉल्व कर पाओगे, क्या करोगे, सबसे पहले VCM निकाल लो, क्या निकाल लो, VCM, मुझे लगता है निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ VCM 1 ही होगा, 1 नहीं बोलना चाहिए, -1 बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, -1। मैं तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा, V1 डैश, ऊपर लगा हुआ है तुम्हारे सामने फॉर्मूला 1 + E, E का वैल्यू हाफ है तो 1 + E कितना रख देंगे भाई, 3/2 into V2, V2 की वैल्यू +1 या -1, -1, बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन, और कहीं गलती नहीं हो सकती, फंडा मैंने बता दिया, -E into V1, V1 की वैल्यू कितनी है 3, तो जरा ऑब्जर्व करो, -3/2 कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकंड। मतलब हम ये कह सकते हैं भाई साहब आगे 3 से आ रहे थे, टक्कर होने के बाद वापस चले गए, कितने से चले गए, 3 से ही चले गए, इन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अभी भी 1 मीटर पर सेकंड से तक चल रहे हो। ये बात क्लियर है भाई, yes, अरे गुरु अप्रोक्सीमेशन लिया है, समझ नहीं पा रहा है, उस इक्वेशन को क्यों सोच रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज बहुत कम होगा, लेकिन जब मोमेंटम की बात करेगा तो m × v लिखेगा, m बहुत ज्यादा है तो टर्म वैसे ही बड़ा बन जाएगा, तभी तो बॉडीज में मास नहीं दे रहे, कर पाओगे,
तो ये कोलिजन की कहानी थी। अब क्या करते हैं लोग, कभी कभी कोलिजन को दूसरे कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट प्रोफाइल के साथ कंबाइन करके, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ कोलिजन के प्रोफाइल के क्वेश्चन को कंबाइन करके सवाल पूछा जाता है। किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि देखिएगा, बस मैं ये बता देता हूँ कि आपको सोचना किस तरीके से। ठीक है, मास का पार्टिकल हैंग कर रहा है एक रस्सी से बेटा एल लेंथ की, क्या दिखाई दे रहा है? यहां से एक 2m मास का पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर द कोलिजन आपको v0 दी है, इसकी टक्कर इससे होती है, e का वैल्यू है हाफ, e का वैल्यू क्या है हाफ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? फाइंड v0 का मिनिमम वैल्यू so that particle complete circular motion, so that particle complete circular motion। कौन सा पार्टिकल वो तुम समझते हो? so that particle complete circular motion क्या है, दोबारा बोलो। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, 2m की, so that कोलिजन के बाद ये जो m मास का पार्टिकल जो एक रस्सी से हैंग कर रहा है, ये अपना क्या कंप्लीट कर ले, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। रूट 5 से बात समझ ही नहीं रहे, तुमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि इस m को मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि ये वहां तक पहुंच जाए। तुमसे इसकी वेलोसिटी नहीं पूछी, तुमसे v0 की वैल्यू पूछी। v0 किसकी वेलोसिटी, देखो ध्यान से, ये सवाल इस तरीके का हो गया। एक बात बताना, कुछ करना ही नहीं है, ये v0 से ज्यादा था, ये क्या था, रेस्ट, ये 2m, इसके बारे में नहीं पता, इसको बोलते हैं v1 डैश, और ये हो गया v2 डैश। एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखो तो एक बात बताना, कोलिजन के जस्ट बाद सुन लो ध्यान से, m की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसको मिनिमम करना है, किसको मिनिमम करना है, इसको, तो इसको मिनिमम करना है, लेकिन कंडीशन मैंने किस पे लगाई है, इस पे। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, क्या तुम ये बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन? हां, रूट 5g इनटू, बस हो गया काम तुम्हारा। लेकिन तुम्हें तो v0 निकालना था, तुम्हें तो क्या निकालना था, v0। मैंने कहा तो क्या, मैंने कहा एक बार बताओ VCM पता है क्या, VCM निकालो कितना आ जाएगा, 2v0 डिवाइडेड बाय 3। तुमने v2 डैश की वैल्यू हमें खुद बता दी कितनी है, रूट 5g l। ये बराबर क्या लिखोगे, e का वैल्यू हाफ है, e का वैल्यू क्या है हाफ, 1 प्लस e, 1 प्लस e इंटू VCOM, फॉर्मूला याद है, माइनस e इंटू 0। उतना ही आ जा रहा है क्या? yes, किस्मत अच्छी है, मुझे लगा तुमने डायरेक्ट बता दिया, तो सॉल्व करने पे आ गया, डेटा इस तरीके का सेलेक्ट हो गया। ये वैल्यू जो है ये कितनी हो जाती है, अच्छा ये 3/2, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है v2 डैश की, रूट 5। देखो सॉल्व करने पे रूट 5 की ला दी v0, हाँ चेंज कर लेना।
तो क्या किया, कुछ समझ में आया? एक्चुअली तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी थी और तुम्हें इसकी कंडीशन दी हुई थी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद पता चल गई ना। एम मास की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √5 तो उसके लिए कंडीशन लगा करके मैंने फिर एक्सप्रेशन यूज कर दिया। अभी भी नहीं समझे? देखो अगला सवाल। ये ए और ये बी, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बी नॉट वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? बी नॉट से। ठीक है, क्वेश्चन समझना। बी आराम फरमा रहे थे। ये जो कर्व सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस परफेक्टली स्मूथ है। और ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ पर एक टॉप एज, तो ग्राउंड सरफेस से 10 मीटर हाइट पर, कितनी हाइट पर है? 10 मीटर हाइट पर। ब्लॉक ए वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ब्लॉक बी रेस्ट पर, किस पर है? रेस्ट। इन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन है, इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। ई का वैल्यू, इसका वैल्यू, ई का वैल्यू हमें दिया है, ई का वैल्यू हमारे लिए अननोन है, लेकिन हमें ये बताया गया कि कोलिजन के बाद, क्या भाई? कोलिजन के बाद ये जो ब्लॉक बी है ना, वो यहां तक पहुंच गया, अप टू द टॉप एज, अप टू द टॉप एज। क्वेश्चन लिखना, after the collision B just reaches, after the collision B just reaches up to the top edge of the curved surface, top edge of the curved surface. Find the value of E. Find the value of E. V नॉट की वैल्यू 10 लेते हैं हम, ठीक है? V नॉट की वैल्यू कितनी लेते हो? 10 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। कैसे करोगे? क्या हम यहाँ से सीधे यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे? एक बात बताओ, मुझे किस ब्लॉक को टॉप एज तक पहुंचाना, ए या बी को? तो मैं ये नहीं कह सकता कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन बी की वेलोसिटी क्या होगी वो मुझे पता चल गया। कैसे? मैंने कहा कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, यार मान लो इसकी वेलोसिटी v2 डैश होगी और ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है और ये यहाँ तक गया, तो क्या मुझे v2 डैश पता चल गया या नहीं चल गया? विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्योंकि अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी क्या दो कि यहाँ तक पहुंच जाए, क्या इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व करोगे तो यहाँ पे v2 डैश की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी √2gh। क्या निकल के आएगी? √2gh। और h की वैल्यू कितनी है? 10। तो मैं लिख सकता हूँ √20, 10। ये कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन ये वेलोसिटी मिली है कोलिजन से। पहले आपने ऐसे सवाल किए कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दोगे टॉप एज पे पहुंच जाए,
या कितनी वेलोसिटी दो कि वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर दे मैक्सिमम, ऐसे सवाल किए। लेकिन आज ये वेलोसिटी मिल कैसे रही है? विद द हेल्प ऑफ कोलिजन। ये आ रहा है कुछ? नहीं समझे अभी? तो मुझे ये पता चल गया कि कोलिजन के जस्ट बाद v2 डैश की वैल्यू ये होनी चाहिए। और ये मैं जानता हूं, अगर कोलिजन का कांसेप्ट मैं अगर जानता हूं तो क्या मैं v2 डैश की वैल्यू लिख सकता हूं? सबसे पहले मुझे vcm बता दो। क्या बता दो? vcm देखकर के तुम्हें समझ आ रहा होगा v0 की वैल्यू 10 ले ली तो मेरे हिसाब से 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो बताना v2 डैश का क्या तुम्हें फार्मूला याद है? मैं लिखूंगा tan √2 बराबर 1 + c। क्या लिखूंगा? 1 + c। यस और नो? 1 + e into 5 minus e multiplied by अभी गरीब को कुछ आया? तो जल्दी से बताना यहाँ से क्या लिखोगे? tan √2 is equals to 5 + 5e। हाँ 2 √2 minus 1 ज्यादा होगी क्या? 2 ज्यादा होगी तो मतलब कुछ डेटा गड़बड़ होगा। एक मिनट चेक करूं क्या है। अच्छा हाँ, ये मैंने गलत हाइट ली। ये हाइट जो थी 10 नहीं थी। अगर p की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर ये जो हाइट है ये आपकी 3.2 मीटर होनी चाहिए, तब आएगा। 3.2 मीटर ले लो तो देखना यहाँ पे ये चेंज कर लो थोड़ा सा। 1 की वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि कभी इसको इतनी वेलोसिटी मिल ही नहीं पाएगी कि 10 मीटर तक पहुंच पाए। क्योंकि अगर 10 मीटर तक पहुंचाना चाह रहे हो तो तुम्हारा इतना आएगा, जो कि हम जानते हैं कि संभव नहीं है। चेंज कर लो यार, पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है समझ आया? मान लो ऐसी सिचुएशन अगर तुम्हारे सामने आ जाती है और e की वैल्यू 1 आ जाती है, सॉरी 1 से ज्यादा, तो समझ जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। कोलिजन के दौरान इतनी वेलोसिटी मिल ही नहीं पाएगी कि वो 10 मीटर ऊपर तक जा पाए। मान लो डेटा चेंज कर दिया, 3.2 कर दिया, कितना कर दिया? 3.2। तो बताना क्या लिखोगे? 2gh, h is 3.2, ये कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड। वहां VCM चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, VCM तो 5 ही, VCM तो कितना है? 5। तो बताना इस समय v2 डैश की वैल्यू क्या लिखो? 1 + e into 5 minus 0, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर। अब देखो यहाँ से 1 से कम आ जाएगी, ये है डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? इसलिए मैं पहले v0 के टर्म्स में और h के टर्म्स में करना चाह रहा था। मुझे पता है v0 h की वैल्यू अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते। अपने मन से कुछ भी ले लोगे तो देख लो इस तरीके का रिजल्ट है। मैंने पहले v0 में ही लिखवाया था, लेकिन इसने कहा v0 की वैल्यू दे दो। मैंने अपने मन से बोल दिया 10 ले लो यार। 10 ले लिया, इसके 10 के वो √2gh जो है ना, √2gh, तो तुम देख रहे हो √2gh 10 से भी ज्यादा आ गया था। tan √2 आ गया था, क्या आ गया था? tan √2। तो बेचारा खुद ये 10 से आ रहा है और ये टकरा के tan √2 से चला जाएगा, जो संभव नहीं है। हाँ, अगर ये वैल्यू मैं 20 ले लेता, कितनी ले लेता? 20, तो मेरा आंसर क्या कर जाता? मतलब सही आ जाता। हमारे साथ हो सकता है, क्या लग रहा है कर पाओगे? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज कोलिजन फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। सेम मास से तो वेलोसिटी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा बिना इलास्टिक थोड़ी, वेलोसिटी तो तभी इंटरचेंज होती है जब e की वैल्यू क्या हो? 1।
तुम कैसे मान लोगे कि वेलोसिटी इंटरचेंज होते हैं? कोलिजन फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, मान लो सरफेस हेड ऑन कोलिजन की बात होगी, पार्टिकल टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी v नॉट है, जिस सरफेस से टकरा रहा है ना, आज से पहले क्या हो रहा था, कोलिजन हो रहा था जिन दो बॉडीज के बीच में, वो दोनों बॉडीज मूव कर रही थी, क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, या दोनों बॉडीज के मास फाइनाइट थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि कोलिजन किसी फिक्स सरफेस से हो रहा है, इससे हो रहा है फिक्स सरफेस, मतलब जिस सरफेस से टकरा रहा है वो मूव ही नहीं कर रही है, वो रिजिड है, अपनी जगह फिक्स है। तो कोलिजन के बाद अगर ऐसे हेड ऑन कोलिजन करेगा ना, और मान लो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e हुआ, क्या हुआ e, जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है ना फाइनल वाली, एक तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा और ये वेलोसिटी हो जाएगी e टाइम्स ऑफ v नॉट। अगर टकराने से पहले v नॉट, अगर टकराने से पहले v नॉट, उसको e से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों? मैंने कहा e की डेफिनेशन से देख लो, e की डेफिनेशन क्या था बताओ जल्दी, v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय v1 माइनस, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? पक्का भाई? अब जरा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो v2 है या v2 डैश है वो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये सेकंड बॉडी की वेलोसिटी है और सेकंड बॉडी तो मूव कर ही नहीं रही, क्योंकि सेकंड बॉडी कौन है यहाँ पे, सरफेस, सरफेस क्या मूव करेगा, तो बिफोर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो यहाँ से बेटे देख करके तुमको समझ में आ रहा होगा कि v1 डैश बराबर आ रहा है माइनस e टाइम्स ऑफ, माइनस साइन आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोलिजन से पहले वेलोसिटी नीचे थी और कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऊपर है, और ये वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी, कितने टाइम्स, e टाइम्स। आप समझ पा रहे होंगे, अगर e 1 हो गया मतलब इलास्टिक कोलिजन हुआ, कितना हुआ, इलास्टिक, तो जिससे टकराएगा स्पीड से उसी से वापस आएगा, अदरवाइज ये स्पीड कम हो जाएगी, अदरवाइज ये स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नोट कर लो। देखना इसमें सवाल कई बार पूछा गया एक्सरसाइज, बॉडी है जैसे h हाइट से रिलीज किया गया, कहां से रिलीज किया गया, जस्ट ड्रॉप कर दिया, बॉडी टकराएगी, और ये कोलिजन एक बार नहीं हो रहा, ये कोलिजन कोलिजन हुआ फिर ऊपर गई, फिर कोलिजन हुआ ऊपर गई, इस तरीके से ये कहानी चल रही है, रिपीट हो रही है बात, क्या बात समझ आ रही है? एक बॉल को इस तरीके से फेंक दो, पे टकरा कर गई, ऊपर नीचे लगातार होती रहेगी, और आपने कहा e की वैल्यू लेस देन 1, मतलब इलास्टिक नहीं, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, मानते हैं इस बात को? तो यहाँ पर आपसे सपोज ये पूछा जाए फाइंड ए पार्ट स्पीड आफ्टर 3 कोलिजन, 3 कोलिजन के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, ए पार्ट, बी पार्ट टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सी पार्ट आपसे पूछा गया टोटल टाइम की,
before coming to rest. क्वेश्चन समझ आया आप लोग? सोचिए आराम से और बताइए कि क्या हो रहा है। U by 2G. E cube root 2G. देखना भाई, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है। यार एक बात बताओ, आफ्टर 3 कोलिजन पूछा, टकराने से पहले अगर मैं कहूं कि इसकी स्पीड v है, टकराने के बाद कितनी हो जाएगी? ev। तो ऐसा नहीं लगता हर बार जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स हो जाएगी? तो अभी ev है, अगले दूसरे कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? e स्क्वायर। तीसरे कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? e क्यूब। ये कहानी इसी तरीके से बार-बार रिपीट हो, इसी तरीके से बार-बार रिपीट हो। अरे मानते हो? तो यहाँ पर ए पार्ट में आपसे यही पूछा गया है कि स्पीड आफ्टर द थर्ड कोलिजन बता। तो मैं कहूंगा कि थर्ड कोलिजन के बाद जो स्पीड होगी वो हो जाएगी e क्यूब मल्टीप्लाइड बाय v, लेकिन v हमें पता है h हाइट से फेंका गया तो v कितना होगा? √2g। उसको लिखेंगे बेटा e क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2g इनटू h। ये आ गया स्पीड आफ्टर द 3 कोलिजन। नहीं आया? अब आते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक बात बताना, यहां से नीचे है h हाइट चला, कितना चला? h हाइट। अगली बार इसकी स्पीड ev है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये ऊपर गया h1 हाइट तक, कितनी हाइट तक? h1। क्या तुम ये बता सकते हो कि h1 की वैल्यू क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? h1 की वैल्यू होती है u स्क्वायर, लेकिन u की वैल्यू क्या? ev। तो ev का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g 2g स्क्वायर h। सही लिख रहा हूं क्या? तो ये तुम्हें देख करके समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा e स्क्वायर बाय 2g। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये b स्क्वायर बाय 2g तो h ही के बराबर है। किसके बराबर है? h के बराबर। तो अपन ये नहीं कह सकते कि अगली बार जिस हाइट तक जाएगा वो e स्क्वायर होगी, मैं डायरेक्ट बता सकता था, कोई लिखने की जरूरत नहीं। इनका मैक्सिमम हाइट जो अचीव करना ना वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। h मैक्सिमम क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g। कैसे देखना? अरे नहीं समझे यार? h स्क्वायर बाय 2g होता है। तो मैंने कहा कि 2g मुझे सब कांस्टेंट रहेगा, जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर होगा? स्पीड हर बार e टाइम्स होगी, स्पीड हर बार e टाइम्स होगी। तो अपन कह सकते हैं जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? e स्क्वायर टाइम्स। तो जो h1 का वैल्यू है दैट विल बी e स्क्वायर बाय h। e स्क्वायर इनटू h। तो देखना मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहां से यहां आया h चला या नहीं चला? ऊपर गया h1, फिर वापस भी तो h1 आएगा। तो देखना अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाह रहे तो मैं कैसे लिखूंगा? h प्लस 2h1 प्लस 2h2। क्या ये कहानी ऐसे ही रिपीट होगी रहेगी?
अब तुम अगर h1 की वैल्यू पुट करो तो चेक करना h1 plus 2 h1 is e square h plus अब तुम्हें समझ में आ रहा है बार बार e होता जाएगा e square मल्टीप्लाई करता जाऊंगा e की पावर 4 into h अरे आ रहा है क्या h plus 2h1 plus इस तरीके से एक कहानी आगे भी रिपीट होती रहेगी नहीं समझे अभी पक्का देख लो क्या खत्म हो चुका है यहाँ पर जीपी बन रही सभी को दिख रही है देखना यहाँ पे h कॉमन ले लो 2h पहला टर्म h को अगर कॉमन लिया 1 प्लस यहाँ पर पहला टर्म छोड़कर कॉमन ले लें h प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 2h कॉमन ले लें तो आंसर क्या बनेगा ये एक ऐसी जीपी है जिसका रेशियो लेस देन 1 है e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 दिख रहा है e का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो एक बात बताओ एक ऐसी जीपी सुन लेना ध्यान से जिसमें रेशियो लेस देन 1 हो तो इनफाइनाइट जीपी का सम भी क्या आएगा फाइनाइट है मानते हो मुझे उम्मीद है ये सब तुम्हें पता होगा तो वैल्यू लिख सकते हो h plus 2h क्या लिखो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यानी 1 प्लस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट h और मुझे लगता है कि h की वैल्यू तुम यहां से लिख सकते हो नहीं h का टर्म नहीं आंसर दे रहा ये टोटल डिस्टेंस सोचो आराम से तो मैथ इसमें तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझ में आया किस तरीके से निकाल अच्छा एक बात बताओ s आ गया टोटल टाइम निकाल क्या निकालना है टोटल टाइम एक बात बताना अगर बॉल की स्पीड e टाइम्स होगी कितने टाइम्स होगी e टाइम्स तो तुम्हें याद होगा इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2 u by g होगा तो हर बार उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो e स्क्वायर टाइम चेंज होगा e टाइम चेंज होगा टाइम चेंज अरे हाँ है ना तो देखना सी पार्ट अगर सॉल्व करना है कौन सा पार्ट सी पार्ट यहाँ से यहाँ है ठीक है ये वाला टाइम तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा b by g कितना लिखूंगा b by g यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आने में जो टाइम लगेगा कितना लगेगा 2 ed by g कैसे लिख रहा हूँ समझ आ रहा है अगली बार लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 by g तो ठीक है लेकिन e कितना हो जाएगा e स्क्वायर by प्लस कहानी इस तरीके से चेंज होगी फिर से वही सेम कहानी यहाँ पर आप 2b by g को कॉमन ले लो तो यहाँ पे जीपी बनेगी लेकिन वो एक ऐसी जीपी बनेगी जिसका रेशियो e स्क्वायर नहीं होगा क्या होगा e होगा समझ पा रहे हो देखो ध्यान से अभी आ जाएगा अगले सॉल्व अगर
सॉल्व किया हो तो तुम्हारे पास आ रहा होगा p by g 1 plus e divided by 1 minus e। आंसर आपको h के टर्म्स में देना है। इसके टर्म्स में h के टर्म्स में तो ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2h by g into 1 plus upon 1 minus। अप्रोच देख लो भाई, नहीं समझ आया तो पूछो, ये समझ में आना चाहिए बस कि मैंने किस तरीके से लिखा है। तो देखो यहाँ पर टाइम और टोटल डिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो फाइनाइट आ रही है। क्या आ रही है? फाइनाइट। क्योंकि एक्चुअली में ये रेशियो हर बार कम होता चला जाता है, तो ये जीपी फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रही है? जीपी। इसलिए आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है। पाओगे? यस। देखो कोलिजन फ्रॉम अ फिक्स्ड सरफेस में यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोफाइल है। मतलब अगर हेड ऑन कोलिजन की बात करें, किसकी बात करें? हेड ऑन कोलिजन फ्रॉम अ फिक्स्ड सरफेस, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व होगी तो बोल सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अदरवाइज इसमें कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है और कोई प्रोफाइल है नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, ये हमने जो भी आज चर्चा करी अभी तक पिछले 2 से 3 दिनों में कोलिजन के बारे में ये चर्चा हुई है हेड ऑन कोलिजन के बारे में। किसके बारे में? हेड ऑन कोलिजन के बारे में। हेड ऑन कोलिजन में आपको याद होगा कि जो भी वेलोसिटीज होती हैं, मतलब जो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब जिस लाइन के अलोंग कोलिजन हुआ है, हम कह सकते हैं जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा वो दोनों सेम, वो दोनों क्या थे? सेम। अब मैं बात करने जा रहा हूं, आपको याद होगा कोलिजन को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उस मोमेंट पे तुम्हें ये बताया था कि एक और कोलिजन है दैट इज व्हाट? ऑब्लिक कोलिजन। उसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों सेम नहीं होते। लेट्स सी, देखते हैं अगली सिचुएशन, ऑब्लिक कोलिजन। इसमें हम सबसे पहला केस कोलिजन फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस लेते हैं। मतलब देखिए एक बॉडी है, इस तरीके से टकराता है और इस तरीके से चला जाता है। टकराने से पहले स्पीड है v1 और टकराने के बाद जो स्पीड है वो क्या है? v2। इस पर मान लीजिए एंगल अल्फा पे आया और बीटा में चला गया। ये है कहानी। और ये है, तो देखो जब भी कोलिजन होगा तो जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है तुम्हारा, क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो देखो यार ऑब्लिक कोलिजन को पता है मैं वैसे ही सोचता हूं जैसा हेड ऑन कोलिजन सोचता हूं। मैंने कहा यार इस समय इस वेलोसिटी के, ये जो वेलोसिटी इस तरीके से दी हुई है इस डायरेक्शन में और ये एंगल मुझे अल्फा दिया हुआ है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, इस वेलोसिटी के क्या है? 2 कंपोनेंट है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कितना है? v1 sin अल्फा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि कितना है? v1 cos अल्फा। ये समझ में आया कैसे किया कंपोनेंट? इसी तरीके से मैं v2 का भी कंपोनेंट कर सकता हूं, इसका कंपोनेंट v2 का, ये एंगल बीटा, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा v2 cos बीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? v2 sin बीटा। जब भी ऑब्लिक कोलिजन हो रहा हो ना तो सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर 2 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन कौन सा? लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती? कॉमन नॉर्मल, क्या बोल सकते हैं? कॉमन नॉर्मल। 2 बॉडीज के बीच में कोलिजन हो रहा है तो मैंने कहा कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट कर लो और उसके परपेंडिकुलर कर लो। इंटरेस्टिंग बात बताइए, कॉमन नॉर्मल के अलोंग मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग पूरी की पूरी कहानी जो तुमने हेड ऑन में पढ़ी है वही होगी। मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v1 cos अल्फा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v2 cos बीटा। तो ये जो v2 cos बीटा जो तुम निकाले हो यहां पर,
ये होगा E टाइम्स, क्या होगा E टाइम्स किसके, हेड ऑन कोलिजन याद आ, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वही कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली डेफिनेशन लगा सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी इसके अलोंग क्या E टाइम्स ऑफ इनिशियल वाली हो जाएगी। ये कितने लोगों को समझ नहीं है, ये सभी को आगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि फोर्स तो सिर्फ इसी लाइन के अलोंग लगाना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट चेंज होगा जो इस लाइन के अलोंग, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले तो कंपोनेंट चेंज होंगे ही नहीं। टकराने से पहले बताना ये वाला कंपोनेंट कितना था और टकराने के बाद कितना है, पता ये वाला और ये वाला सेम, क्यों, तो हमें काम सिर्फ इसी कंपोनेंट पे करना है और इस पर हम कर चुके। हेड ऑन कोलिजन में मैंने लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही तो पढ़ा है यार, तो मैंने कहा यार ये तो हम पढ़ चुके और मैंने कहा उसके परपेंडिकुलर वाला चेंज होता ही नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या, v2 sin बीटा, v2 sin बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट, v1 sin अल्फा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 नहीं आया समझ, 2 में से 1 को डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे तो ये लिख जाएगा 10 बीटा और यहाँ पे डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 10 अल्फा डिवाइडेड बाय, तो वर्टिकल के साथ जो एंगल है, इसके साथ वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, 10 अल्फा अपॉन ई आ रहा है, घट जाएगा 10 अल्फा अपॉन ई आ रहा है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी अल्फा की, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तुमको सोचो अगर ई 1 होता, अगर ई 1 होता तो अल्फा बीटा के बराबर होता। अभी यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मान लो अगर सपोज, तो आप देख पा रहे हैं अगर लेस देन 1 हुई तो ऑफ कोर्स बीटा की वैल्यू अल्फा से क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो देखो ऑब्लिक कोलिजन में मैं कुछ पढ़ाने वाला थोड़ी हूं, लोग अलग से हैंडल कर पाएंगे ऑब्लिक कोलिजन, फिर उसमें आपको अलग-अलग केसेस पढ़ाएंगे। मैंने कहा मैं पढ़ा चुका हूं यार, फिर क्या पढ़ाऊं, मैंने कहा क्या तुम्हें लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखना नहीं सिखाया क्या मैंने कहा अगर फिक्स सरफेस है तो ई टाइम्स होगा, क्या होगा ई टाइम्स। दूसरा क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, क्या बोला मैंने, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर क्या किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन आएगा, तुमने कहा नहीं है, तुमने कहा नहीं आएगा, मैंने कहा खत्म हो गई। मैंने कहा इस डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहती है और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सब कुछ वैसा ही होता है जैसा हेड ऑन में होता था, इसमें होता था हेड ऑन, बस नोट डाउन। हो सके तो ये रिजल्ट याद रखना, 10 बीटा याद रखना, अल्फा और बीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, अल्फा एंड बीटा these are the not vertical horizontal, horizontal vertical कुछ नहीं होता, लाइन ऑफ इंपैक्ट। कल मान लो इस तरीके से हुआ कोलिजन, इस तरीके से ऐसे, अब ये इस तरीके से आया ऐसे चला गया, अब क्या बोलोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, तो आप क्या करोगे इस केस में, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट समझ पा रहे हो, दिस विल बी द कॉमन नाउ।
समझ आ रहा है कुछ? बेटा एक बात बताओ, इसको अल्फा बोलोगे और इसको क्या बोलोगे? बी केयरफुल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से काम नहीं चलेगा, लाइन डाउन। ठीक है, आगे चर्चा अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। Exercise 4E1. आज भी किया होगा ना थोड़ा बहुत? 21 21 से 30 SE1 2020 से लेकर 20 से 27